हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है इल्यूमिनेशन। ये एग्ज़ाम में आता रहता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और इस टॉपिक में जो मेन टॉपिक है, आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इस पे इल्यूमिनेशन पे जो फार्मूला है इल्यूमिनेशन के, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ लो, इसके बाद हम इसके जो फार्मूले वो याद कर लो, फिर इसके बाद हम इस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने बोर्ड में पहले ही इसको लिख रखा है जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे सॉलिड एंगल, तो आपको इल्यूमिनेशन में पढ़ना है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है फ्रेंड्स कि इट इज़ द एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट इन अ स्पेस बाय एन एरिया। इसका डिफिनीशन है। तो इसका मतलब यह है कि स्पेस में किसी भी एक एरिया के द्वारा एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जो भी एंगल बनाता है, ठीक है, सबटेंड करता है, उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि सॉलिड एंगल इज़ द रेशियो ऑफ एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसको मेजर करते हैं स्टीरेडियन में। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूनिट यूज करते हैं? स्टीरेडियन। ठीक है, अब उसी तरह से हमारा स्पेस के लिए होता है सॉलिड एंगल। और यदि हमारा प्लेन है, हमारा प्लेन सरफेस है, तो उस पर एंगल मेजर करने के लिए हमारा होता है प्लेन एंगल। ठीक है, तो प्लेन एंगल का हम फार्मूला देखते हैं। प्लेन एंगल का डिफिनीशन और फार्मूला हम दोनों देखेंगे। तो प्लेन एंगल को डिफाइन करते हैं, एंगल सबटेंड एट ए पॉइंट इन अ प्लेन बाय कन्वर्जिंग लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये इस पॉइंट से, और ये जो लाइन, ये जो आर्क है, ठीक है, इस पॉइंट से इस आर्क पे जो भी एंगल्स यहाँ पे बन रहा है उसी को बोलते हैं प्लेन एंगल। ये एक प्लेन सरफेस पे ये ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और ये क्या है? स्पेस। तो स्पेस हमें पता है ये 3D होता है और प्लेन सरफेस हमारा 2D डायमेंशन में होता है। तो इसका जो प्लेन एंगल का फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, इसको आर को हमने यहाँ से यल से डिनोट किया है, तो इसको लिख सकते हैं यल बाई आर। ठीक है, इसको किस में मेजर करते हैं? डिग्री और फिर रेडियन में। और एक चीज़ और फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो सॉलिड एंगल को, यहाँ पे जो सिंबल यूज करते हैं डिनोट करने के लिए, किसको क्या यूज करते हैं? ओमेगा। क्या यूज करते हैं? ओमेगा। ठीक है, तो सॉलिड एंगल को डिनोट करने के लिए हम ओमेगा यूज करते हैं। और इसको सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं स्टी रेडियन में। प्लेन एंगल को मेजर करते हैं डिग्री और रेडियन में। ठीक है, इल्यूमिनेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द लुमिनस फ्लक्स रिसीव्ड बाय द सरफेस पर यूनिट एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया पे जितना भी लुमिनस फ्लक्स रिसीव्ड होता है उसी को हम बोलते हैं इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन को डिनोट किससे करते हैं? ई से। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? लक्स और लुमेन पर मीटर स्क्वायर। इसको किस में मेजर करते हैं? लक्स या फिर लुमेन पर मीटर स्क्वायर। इसका सिंबल क्या होता है? इल्यूमिनेशन को ई से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है लुमिनस फ्लक्स अपॉन एरिया। लुमिनस फ्लक्स को यहाँ पे फाई से डिनोट किए हैं। ठीक है, तो फाई अपॉन एरिया। और फाई इक्वल टू क्या होता है? कैंडल पावर इंटू ओमेगा। ओमेगा को हम जानते हैं किस चीज़ को डिनोट करने के लिए यूज किया था? सॉलिड एंगल। तो कैंडल पावर इंटू सॉलिड एंगल अपॉन एरिया। ठीक है, तो याद हो गया आपको इल्यूमिनेशन के लिए जो यूनिट होता है लक्स या फिर लुमेन पर मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद आता है लुमिनस फ्लक्स। लुमिनस फ्लक्स क्या होता है? तो लुमिनस फ्लक्स जो भी लाइट से जो भी आपका रेडिएशन निकल रहा है, मतलब जो भी आपके उससे रेज निकल रही हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स। ठीक है, वो किसी भी सरफेस पे, जब जो भी लाइट की जो रेज हैं वो किसी भी सरफेस पे पड़ती हैं, इंसिडेंट होती हैं, तो उस सरफेस पे क्या बोलते हैं? आप उस सरफेस को देख सकते हो। ठीक है, तो जो भी इंसिडेंट रे की वजह से ही आप उनको उस सरफेस को देख सकते हो। और उसी रेज को क्या बोलते हैं? जो इंसिडेंट रेज है उन्हीं को बोलते हैं लुमिनस फ्लक्स। ठीक है, तो एक लुमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? लुमेन। इसको लुमिनस फ्लक्स को जो यूनिट होती है लुमेन में मेजर करते हैं। तो एक लुमेन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वन लुमेन इज डिफाइंड एज द लुमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ 1 कैंडल पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब ये है, बोल रहा है कि एक कैंडल पावर से एक यूनिट सॉलिड एंगल में जितना भी लुमिनस फ्लक्स बाहर आता है, ठीक है, एक कैंडल पावर से जितना भी लुमिनस फ्लक्स बाहर आता है एक यूनिट सॉलिड एंगल में जो भी आता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं एक लुमेन। ठीक है, तो लुमेन को हम क्या बोलते हैं?
लुमेन का जो फार्मूला होता है कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, ठीक है। तो कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना लुमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है लुमेन। तो यहाँ पे देखो लुमेन, इसको फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो लुमिनस फ्लक्स का जो फार्मूला है कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे देखो लुमिनस फ्लक्स को डिनोट किया फाई से, और फाई को कैसे लिख सकते हैं कैंडल पावर इनटू ओमेगा, मतलब ओमेगा मीन सॉलिड एंगल, तो कैंडल पावर इनटू सॉलिड एंगल। तो इस तरह से हमने इल्यूमिनेशन भी देखा क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखा, लुमिनस फ्लक्स का देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी का देखेंगे अब आगे, ठीक है। अब हम देखते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, तो इट इज़ डिफाइंड एज द लुमिनस फ्लक्स इमिटेड बाय द सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। इसका मतलब यह है कि एक यूनिट सॉलिड एंगल से जो भी फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स बाहर आता है उसी को हम बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। एक यूनिट सॉलिड एंगल से जितना भी फ्लक्स उससे इमिट होता है, बाहर निकलता है, उसी को हम बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। इसको डिनोट कैसे करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। इसको मेजर कैसे किस यूनिट में करते हैं, कैंडेला में, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी हमने यहाँ से आई से डिनोट किया है, तो अपान फाई अपान ओमेगा। तो फाई लुमिनस फ्लक्स बोलते हैं, तो लुमिनस फ्लक्स की यूनिट होता है लुमेन, और उसका ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल की यूनिट होता है स्टीरेडियन। तो लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट हो गया लुमेन पर स्टीरेडियन, या फिर हम इसको डिनोट करते हैं कैंडेला से, ठीक है। तो लुमिनस इंटेंसिटी को लुमेन पर स्टीरेडियन में मेजर करते हैं या फिर कैंडेला में। तो कैंडेला को पावर को फिर डिफाइन किया गया है। तो कैंडेला पावर इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल लुमिनस फ्लक्स लाइंस इमिटेड बाय द सोर्स इन अ यूनिट सॉलिड एंगल, ठीक है। तो कैंडेला पावर को मतलब देखो आप, डिफिनीसन लगभग एक ही जैसा है, ठीक है। तो एक कैंडेला पावर के लिए, ठीक है, तो डिफिनीसन एक जैसा है। तो इसमें ये बोला गया है कि एक यूनिट सॉलिड एंगल से, एक यूनिट किसी भी सोर्स के द्वारा एक यूनिट सॉलिड एंगल में जो भी लाइट इमिट होता है, ठीक है, जो भी लुमिनस फ्लक्स इमिट होता है उसी को बोलते हैं कैंडेला पावर। तो कैंडेला पावर के भी यूनिट क्या हो जाएगा, लुमेन पर स्टीरेडियन। यहाँ पर भी देखो कैंडेला की यूनिट है, इसको लुमेन पर स्टीरेडियन बोलो या फिर कैंडेला बोलो, वो एक ही चीज़ है, ठीक है, यूनिट सेम है। अब हम इसके बाद देखेंगे मीन स्फेरिकल कैंडल पावर और मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। तो हमने इसके पहले देखा था लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। तो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर को डिफाइन किया जाता है, इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल फ्लक्स इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन डिवाइडेड बाई 4 पाई। यहाँ पे मीन स्फेरिकल में टोटल सॉलिड एंगल कितना होता है 4 पाई, इसलिए यहाँ पे 4 पाई से डिवाइड किया गया, ठीक है। तो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MSCP, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स की यूनिट क्या होती है लुमेन, ठीक है। तो लुमेन अपान 4 पाई। अब यहाँ पे देखो मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। तो हेमिस्फेरिकल में टोटल यूनिट सॉलिड, जो टोटल सॉलिड एंगल होता है 2 पाई होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, इट इज़ डिफाइंड द टोटल फ्लक्स इमिटेड इन ऑल डायरेक्शन डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो यहाँ पे जो भी सोर्स के द्वारा जो भी फ्लक्स इमिट हो रहा है, ठीक है, जो भी सोर्स के द्वारा जो भी फ्लक्स इमिट हो रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं 2 पाई से, तो ये हमारा निकल के आता है मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं MHSCP, ठीक है। तो ये सब पूछा जाता है फ्रेंड्स, इस पर देखो न्यूमेरिकल सीधे आता है, आपको पूछ देगा मीन स्फेरिकल कैंडल पावर निकालो, लुमिनस फ्लक्स दे देगा, फिर पूछेगा कि मीन स्फेरिकल कैंडल पावर निकालो। फिर इसके बाद ये आपसे पूछ सकता है कि मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर निकालो, ठीक है। फिर इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि रिडक्शन फैक्टर क्या होता है। तो आपको बता दें कि जो रिडक्शन फैक्टर होता है उसको डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन स्फेरिकल कैंडल पावर अपॉन मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर। तो जो रिडक्शन फैक्टर होता है वह जो मीन स्फेरिकल कैंडल पावर और मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर का रेशियो होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ सकता है, और इसका जो फार्मूला वो तो फार्मूला पूछ सकता है। इसके बाद हम देखेंगे लैंप एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल लुमिनस फ्लक्स इमिटिंग फ्रॉम द सोर्स टू इट्स इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, ठीक है। तो एक एक जो भी एक लैंप के द्वारा जो भी लुमिनस फ्लक्स इमिट होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं लैंप एफिशिएंसी। जो भी लैंप होता है उसको कुछ पावर चाहिए, ठीक है, इनपुट पावर चाहिए उसको रेज इमिट करने के लिए। तो जो भी लैंप को जो हम पावर इनपुट देते हैं वो, और फिर उसके बाद जो रेज इमिट करता है लैंप वो, तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज लैंप एफिशिएंसी इक्वल टू जो फार्मूला होता है उसका
लैंप एफिशिएंसी का लुमिनस फ्लक्स अपन पावर इनपुट। ठीक है, तो लुमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है लुमेन, और इनपुट पावर हम किस में देते हैं वाट में। तो लैंप एफिशिएंसी का यूनिट क्या होगा लुमेन पर वाट। ठीक, इसके बाद आता है जैसे हमने देखा था फ्रेंड्स पिछले मतलब देखा था हमने रिडक्शन फैक्टर। तो रिडक्शन फैक्टर क्या होता है हम देख चुके हैं कि वह मीन स्फेरिकल कैंडल पावर और मीन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर का रेशियो होता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे हम देखेंगे यूटिलाइजेशन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर, डेप्रिसिएशन फैक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो यूटिलाइजेशन फैक्टर को डिफाइन किया जाता है रेशियो ऑफ टोटल लुमिनस फ्लक्स रीचिंग ऑन द वर्किंग प्लेन अपॉन टोटल लुमिनस फ्लक्स इमिट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, तो जो भी कोई भी एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन सरफेस है, उस पर एक जब सोर्स है मतलब एक लाइट सोर्स है वो कुछ रेज इमिट करेगा, लाइट इमिट करेगा, लाइट रेज इमिट करेगा। तो वो जो लाइट रेज है वो एक प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होगा। ठीक है, उस पर फॉल होगा तो उसकी वजह से फॉल होगा तो उसकी वजह से आप उस सरफेस को देख सकते हो। ठीक है, तो अब होता क्या फ्रेंड्स कि सारी रेज उस सरफेस प्लेन सरफेस पे नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो जो भी सोर्स से जो भी रेज इमिट करता है, जो भी लाइट इमिट करता है, वो सारी रेज तो सरफेस पे पहुंच नहीं पाती हैं। तो उसी का बोला गया है कि जो रेज जो है सरफेस पे पहुंच जा रही है उसका, और जो रेज सोर्स से इमिट कर रहे हैं उसका, उन दोनों का रेशियो को ही बोलते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब इसके बाद कौन सा होता है मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर को डिफाइन किया गया है इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन अपॉन इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन। इसका मतलब यह है कि देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर मतलब जो पोल्यूशन होता है, तो पोल्यूशन की वजह से सारी रेज उस सरफेस से प्लेन सरफेस पे नहीं पड़ती हैं। ठीक है, कुछ डेविएट हो जाती हैं जिसकी वजह से सारा सरफेस जो है सरफेस पे तो सारी रेज पड़ नहीं रही। ठीक है, अब यदि सारी जो रेज पड़ेंगी वो कम पड़ेंगी। यदि हमारा इन्वायरमेंट क्लीन हो जाए, उसी की जो सरफेस का जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर पॉल्यूशन मान लो है, तो वो एयर पॉल्यूशन है, तो वो यदि क्लीन हो जाए तो उस पर क्या है वही जो रेज हैं वो ज़्यादा उस सरफेस पे इंसिडेंट करेंगे, फॉल करेंगे। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया है इसी चीज़ के रेशियो को मेंटेनेंस फैक्टर, मतलब इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन अपॉन इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज क्लीन। जो इसकी जो मेंटेनेंस फैक्टर की जो वैल्यू होती है वह ऑलवेज लेस देन 1 होगा। क्यों 1 होगा लेस देन 1? क्योंकि यहाँ पे देखो जब एटमॉस्फेयर ये क्लीन होगा, अपना एटमॉस्फेयर क्लीन होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, तो जो सारी रेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेज उस सरफेस पे पड़ेंगी। ठीक है, यदि वही हमारा एटमॉस्फेयर में उस सरफेस का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा पोल्यूटेड है तो सारा रेज उस पर नहीं पड़ेगा, कुछ ही रेज पड़ेगा, कुछ रेज डेविएट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को बोला गया मेंटेनेंस फैक्टर। डेप्रिसिएशन फैक्टर क्या होता है, यह मेंटेनेंस फैक्टर का इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे ये मेंटेनेंस फैक्टर की जो वैल्यू है वह लेस देन 1 है। तो अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी आप ही बताओ फ्रेंड। ये जो है ना ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन फैक्टर की जो वैल्यू है वह ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसके बाद हमने देखा फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या देखा, इल्यूमिनेशन क्या होता है, लुमिनस फ्लक्स क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, रिडक्शन फैक्टर, लैंप एफिशिएंसी, यूटिलाइजेशन फैक्टर, मेंटेनेंस फैक्टर, डिप्रिसिएशन फैक्टर। ये सारे कुछ न कुछ चीज़ें जो है एग्जाम में आपको कुछ न कुछ चीज़ें पूछेगा। ठीक, अब इसके बाद होता है इल्यूमिनेशन के कुछ लॉज भी होते हैं जो जिनको बोलते हैं इल्यूमिनेशन लॉ। तो इसमें होता है एक इनवर्स स्क्वायर लॉ और फिर इसका दूसरा होता है लंबर्ट कोसाइन लॉ। ठीक है, अब इसको देखते हैं। हमने देखा हम अब पढ़ेंगे लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। 2 लॉज हमने पहले बता चुके हैं आपको, इन्वर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है कि यह लॉज बताता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द इल्यूमिनेशन ऑफ अ सरफेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सरफेस एंड द पॉइंट ऑफ द सोर्स। यहाँ पे हमने एक सोर्स है, यहाँ पे इस सोर्स है, लाइट रेज इमिट हो रहा है, लुमिनस फ्लक्स इमिट हो रहा है। हमने एक ये सरफेस लिया है, एक ये सरफेस A2 लिया है और तीसरा सरफेस A3 लिया है। तो ये और ये सोर्स A1 का जो A1 सरफेस का जो दूरी है सोर्स से वो D है, A2 सरफेस का दूरी 2D और A3 सरफेस का जो दूरी है सोर्स से वो 3D है। तो यह बोल रहा है, जो लॉ बोल रहा है कि जो भी सरफेस और सोर्स के जो बीच का जो दूरी है, ठीक है, इल्यूमिनेशन उसके दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमने लिख रखा है कि इल्यूमिनेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। तो डी स्क्वायर क्या है, डी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है। यदि यहाँ पे हम दूसरा सरफेस यदि A2 को ले तो वहाँ पे क्या हो जाएगा 2D का होल स्क्वायर, 1/2D का होल स्क्वायर, 2D का स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ पे यदि हम A3 लें तो A3 का जो दूरी है 3D, तो 3D का 1/3D का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन्वर्स स्क्वायर आपको समझ में आ गया। यही बोल रहा है, ये जो इन्वर्स स्क्वायर है यही बोल रहा है कि जो भी सोर्स और सरफेस के जो बीच की दूरी है उसके जो इल्यूमिनेशन होगा उस सरफेस पे, वह इल्यूमिनेशन उस सरफेस और सोर्स के बीच के जो बीच की दूरी के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा जो दूसरा लॉज है जिसको बोलते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। तो यार जो लॉज बोलता है दिस लॉ स्टेट्स दैट इल्यूमिनेशन E एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एट दैट पॉइंट एंड लाइन ऑफ फ्लक्स। जैसे हमने यहाँ पे देखो एक सरफेस लिया है जिसको हमने ए से डिनोट किया है। इस सरफेस का जो परपेंडिकुलर जो नॉर्मल लाइन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमने नॉर्मल लाइन लिया है और हमारा जो रेज है उस तरह से इस सरफेस पे फॉल हो रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन से जा रहा है। तो यहाँ पे देखो लुमिनस फ्लक्स रेज और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो यही बोला है कि ये लैम्बर्ट कोसाइन लॉ यही बोला है कि जो इल्यूमिनेशन होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन नॉर्मल एट दैट पॉइंट बिटवीन द नॉर्मल एट दैट पॉइंट एंड लाइन ऑफ फ्लक्स। मतलब यहाँ पे देखो कि जो नॉर्मल और जो इल्यूमिनेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वह कोसाइन के जो कॉस थीटा के, थीटा क्या है लुमिनस फ्लक्स और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो हमने यहाँ पे देखो इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर और E cos थीटा, तो आपने यहाँ पे देखा इल्यूमिनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E cos थीटा। तो आप देखो जो फार्मूला बन के क्या आता है, यदि आप इन्वर्स स्क्वायर लॉ और लैम्बर्ट कोसाइन लॉ दोनों को जो मिक्स करोगे तो आपका जो फार्मूला बन के आएगा E cos थीटा अपन D स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो सरफेस है ये तो कुछ दूरी पे होगा ना, सोर्स से कुछ दूरी पर होगा, तो मान लो वो जो दूरी है वो D है, तो D का यहाँ पे नीचे इन्वर्स स्क्वायर लिया है ना, तो D का यहाँ पे नीचे इन्वर्स स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद है कि हमारा ये पसंद आया होगा आज का क्लास। तो हमने लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन देखा। इस पे देखो क्वेश्चन आते हैं आपको सीधा पूछ देगा फार्मूला या फिर आपसे क्वेश्चन या न्यूमेरिकल पूछेगा। तो इल्यूमिनेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस पे एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को पक्का मिलते हैं, या न्यूमेरिकल मिलेगा, यूनिट मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको इसमें से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स कर दें।